पासवर्ड कवर टू पेन दिखा सकते हैं मिनट कल 15 तारीख थी आज ये सब है बहुत हेल्प मिलती है आपकी पढ़ाने में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जाना पड़ता लाइव क्लास में अभी मैंने तुमको एक भेजा है, देखो पढ़ लेना उसको। हाँ चलो बोलो बोलो हाँ अच्छा हेलो हाँ हेलो ओम हाँ बताओ बच्चे बताओ किसका ऑप्शन खोल खोल लिया डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोवेशन तो अच्छी बात है ना कोई नहीं लिख पाएगा अच्छा फिर क्या करना है बताना बताना हाँ हाँ अच्छा आ गया क्लिक कर दिया मैंने
नाम कहाँ दिखेगा यार? एक मिनट, क्वेश्चन नाम उस पर छोटे वाले उसमें दिखेगा। एक मिनट, नाम कहाँ, किस में दिखेगा नाम? आपको दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है यार फोन में वो? एक मिनट को चेक, मैं समझ गया, मैं समझ गया कहाँ दिख जाएगा। रुको रुको रुको, दिखेगा दिखेगा। एक मिनट रुको, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, अभी मत लिखना। हाँ, हाँ, देखो। लिखो लिखो, अभी लिखो। हाँ आ गया आ गया, दिखा रहे। लिखो लिखो, दिख रहा है? नहीं, हाँ अच्छा आप दिखाओ, आप लिखो। हाँ लिखा आ गया, अच्छा शाबाश। ओम शाबाश, मुझे पता था। आपके हिसाब से कौन हो सकता है ऐसे? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? ऋषभ, हाँ ऋषभ हो सकता है, प्रथम भी हो सकता है ऐसे तो। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे देखते हैं, अच्छा पढ़ ही रहा होगा, चलो कोई नहीं, ऐसे जो भी है ठीक है यार, मजे लेंगे। जो पकड़ा जाएगा उससे मजे लिए जाएंगे, चलो। खैर, चलो अच्छे। हाँ हाँ। हाँ यार बहुत टाइम हो गया यार, पकड़ा ही नहीं गया बच्चा, परेशान हो गया। है कैसे? नहीं नहीं, मोबाइल में मोबाइल में नहीं, लैपटॉप पे नहीं आता ऑप्शन। नहीं नहीं, अच्छा इसमें, इसमें नहीं आता है। लैप वो उसमें नहीं आता। अच्छा, मीटिंग आई, मीटिंग आईडी के बगल में। हाँ एनोट करने का आ रहा है। अच्छा हाँ, क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। क्लियर, हाँ हाँ हाँ, आ गया, अच्छा आ गया, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, हाँ 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 हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओम, थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके गुड नाइट। पकड़ा जाएगा, अब लड़का जो लिखता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डिवाइस।
तो चलाने में चला लीजिए अपने अम्मा। अम्मा जी, अम्मा देवी। जरा पानी भरवा दो। लिपस्टिक लगाना भूल जाती हूँ, होठ फट गए। नोच नोच के ब्लड निकल आता है। देखो कितना धीरे चलता है, इतना धीरे कैसे चल रहा है? तुमने किया है क्या? मैंने कुछ नहीं है वो। धीरे चलता है, पता नहीं इसका ये है कैसा। प्याज गिरवा दिया, जितना चोरी चीनी 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 करके बचाती है। अब तो भरा हुआ है, उसकी बोतल खाली है 2, और वो भी खाली है ना, 3 खाली है, 3 जग डाली है। चलो जल्दी करो, देखना कूलर कितना खाली हो गया। ये ले देख लेना, कूलर में लगा रही हूँ, मोबाइल ध्यान रख। पानी भी देती हूँ। हो गया, हो गया, बहुत ज्यादा बढ़िया पड़ेगा।
बंद कर रहा हूँ।
कर दिया मम्मा, कर दिया। बंद कर दूंगा टॉर्च। अभी तक बंद ही नहीं किए। कूलर देखने के लिए जलाई, बंद ही नहीं किया। दिक्कत क्या है? नहीं इधर दिमाग खराब, पता नहीं पागल। पूछ रहा है बंद कर दूं? अरे जरूरत पड़े, जरूरत पड़ सकती है। मेरा नीचे से वही देख लेता आंख वाला। हाँ देखो, क्या गिर गया आपका? इस शीट से कितनी लाइट एनर्जी पास होगी, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये एक तो कितना एरिया होगा, कितना शीट का एरिया होगा, और कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट होगी। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो समझे? जैसे जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ये एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट शीट है, ये दूर रखी हुई है, ठीक है। बल्ब अपने आसपास लाइट एनर्जी को फैलाता है, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती है, आसपास लाइट एनर्जी फैलाता है। तो ऐसे कुछ एनर्जी से पास होगी, यहाँ पे हो रही है। अब इससे कुछ एनर्जी पास हो रही है, ठीक है। मान लो ये एनर्जी E1 है, और अब मान लो इसको मैं पास ले आऊं। अब जहां ज्यादा एनर्जी पास होगी या वहां हो रही थी, E2 एनर्जी ज्यादा होगी या E1 ज्यादा होगा? बल्ब के पास एनर्जी ज्यादा पास होगी या बल्ब से दूर एनर्जी ज्यादा पास होगी? क्यों? कोई बच्चा बताएगा क्यों, वाई? शाबाश। बल्ब के पास में इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंटेंसिटी तो यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं इंटेंसिटी की वजह से, ड्यू टू इंटेंसिटी, इस कारण की वजह से, ठीक है। तो हम एक बल्ब के पास एक शीट रखते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट रखते हैं। तो ट्रांसपेरेंट शीट से जो लाइट एनर्जी पास होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। टोटल एनर्जी जो पास होती है वो डिपेंड करती है एरिया कितना है और इंटेंसिटी कितनी है। अब जैसे मान लो, अब ये हम कह सकते हैं, इवन ये तो हमने
इंटेंसिटी की बात की है, मान लो बल्ब है, एक छोटी शीट है और एक बड़ी शीट है, तो किससे ज्यादा है टोटल एनर्जी पास होगी, छोटी शीट से या बड़ी शीट से? क्योंकि बड़ी बड़ी शीट का एरिया ज्यादा है तो उससे टोटल एनर्जी ज्यादा पास होके जाएगी, एनर्जी ज्यादा पास होके जाएगी। तो ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी, एनर्जी जो पास हो रही है, जो पास हो रही है एक शीट से, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है जो हमने आपको बताया। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले आपने टॉपिक लिखा है तो मतलब तो बताओ व्हाट इज फ्लक्स। देखो बच्चों, ऐसे आप फ्लक्स नहीं समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना वैसे इम्पॉसिबल है, कोई पॉसिबल टेक्निक नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की। बट इसको आप बल्ब की एनालॉगी से, एनालॉगस हेल्प से समझ सकते हो। एनालॉगस से कैसे समझ सकते हो? जैसे मान लो एक एक हमारा बल्ब है, वो अपने आसपास लाइट छोड़ता है, ऐसे। ऐसे ही एक चार्ज, चार्ज जो होता है वो अपने आसपास फील्ड छोड़ता है। जिस तरीके से एक बल्ब अपने आसपास लाइट छोड़ता है, उस तरीके से एक चार्ज अपने आसपास क्या छोड़ता है, फील्ड छोड़ता है, ऐसे अपने आसपास फील्ड एमिट करता है। तो बस ये फर्क है, लाइट, लाइट तो हमें दिखती है, लाइट हम देख सकते हैं, बट एक चार्ज जो अपने आसपास फील्ड छोड़ता है ये हम नहीं देख सकते। ये हम सेंस कर सकते हैं डिवाइस वगैरह से, बट हमें इसे आंखों से नहीं दिखता। समझे बच्चों? ये बताओ, समझो बच्चों, बताओ, सुनो बच्चों। लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक इतना सही फर्क होता है कि लाइट की इंटेंसिटी फील की जा सकती है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में भगवान ने ऐसा कोई डिवाइस फिट नहीं किया गया है जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सके। हमारी बॉडी में एक ऐसा डिवाइस फिट किया है भगवान ने जो लाइट को देख सकता है। समझे बच्चों? हमारी बॉडी में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मोबाइल फोन में इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इसमें आई आर ब्लास्टर है, इसमें ये है, इसमें सेंसर है, ये सेंसर है, वो सेंसर है। हमारी बॉडी में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेंस नहीं कर सकते, हमारी एबिलिटीज नहीं है सेंस करने की। तो अब क्या आगे, क्या तो आगे ये है कि लाइट, बल्ब लाइट छोड़ता है, ऐसी चार्ज अपने आसपास फील्ड छोड़ता है। तो बल्ब जो आसपास लाइट एनर्जी छोड़ता है, तो हम कह सकते हैं बल्ब अपने आसपास लाइट एनर्जी बिखेर रहा है। ऐसे ही चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को बिखेरता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिखेरता है। आप ये कह सकते हो, अगर इसको इसको कंपेयर करो तो इसे कह सकते हैं ये अपने आसपास लाइट फ्लक्स छोड़ता है, लाइट का फ्लक्स छोड़ता है, आसपास लाइट जो एनर्जी स्प्रेड करता है, ठीक है। और ये अपने आसपास क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़ता है। बट वही फर्क हो गया कि लाइट का फ्लक्स हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम नहीं देख सकते। मतलब लाइट एनर्जी हम देख सकते हैं और चार्ज के आसपास जो वो अपना फ्लक्स छोड़ रहा है, वो फील्ड छोड़ रहा है, वो हम नहीं देख सकते, सेंस नहीं कर सकते हैं। तो खैर जो भी है, हमें मतलब नहीं है। तो जब मान लो एक बल्ब के पास एक शीट रखी जाती है, ठीक है, उस शीट से कितना लाइट फ्लक्स पास हो रहा है, लाइट फ्लक्स पास हो रहा है, वो हम दो फैक्टर पर डिसाइड कर सकते हैं। एक इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा हम देख सकते हैं एरिया क्या है। ऐसे ही मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, वो अपने आसपास फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे फील्ड छोड़ रहा है। और मान लो आपने एक शीट रखी हुई है, उससे कुछ फील्ड क्रॉस करके जा रही है, तो उसका मतलब उस शीट से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है बच्चों? फ्लक्स पास हो रहा है। बट ये सब इमेजिनरी है यार, क्योंकि आंखों से नहीं दिखता है। कम से कम अगर आप बल्ब के सामने शीट रखते हो तो लाइट एनर्जी, लाइट उससे पास होते हुए दिखती है, कि लाइट ट्रांसपेरेंट शीट है, लाइट उससे पास होते हुए दिख रही है। बट ना तो हमें फील्ड दिखती है, ना फील्ड पास होते हुए दिखती है। ये सारा जो टॉपिक है इमेजिनरी है। मतलब इमेजिनरी वो जो इमेजिनेशन से भरा हुआ है, जो दिख नहीं सकता। तो ऐसे टॉपिक को हमें समझने में भी दिक्कत होती है। समझे बच्चों? समझे? जैसे ये लाइट यहाँ से तो पास होते हुए दिखती है, बल्ब से लाइट निकलते हुए दिखती है। अगर बल्ब के सामने कोई शीट रख दी ट्रांसपेरेंट, तो उससे लाइट जाते हुए दिखाई देगी। बट चार्ज के, एक तो हमें चार्ज आंखों से नहीं दिखता, वो भी सेंस करना पड़ता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है।
वो भी हमें आंखों से नहीं दिखता कि उस पर पॉजिटिव चार्ज, आंखों से देख के बता सकते हो क्या किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है? ठीक है, तो आंखों से देख के हम नहीं बता सकते ऐसे ही। तो यहाँ सारी चीजें जो चार्ज के केस में होती है इमेजिनरी होती है। हम कहते हैं चार्ज, एक बॉडी पे चार्ज है, उसके आसपास फील्ड निकल रही है, उसमें कोई बॉडी रखी तो उस फील्ड उससे उसमें फ्लक्स, उससे जो फील्ड पास हो रही है उसको हम कहते हैं फ्लक्स, उसे हम कहते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पर लाइट जो फ्लक्स था वो इंटेंसिटी और एरिया पे डिपेंड करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंटेंसिटी और एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ग्रीक अल्फाबेट है, और ये भी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक की कितनी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, और उस शीट का एरिया कितना है। मेजरली ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मेजरली ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। अब जैसे मान लो ये एक शीट है, रखी है हमने, और इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, समझे बच्चों? तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे मेजरली डिपेंड करता है। ठीक है, मेनली मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, तो बच्चों अब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जैसे इसको आप ना कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक की तरह मत लेना, आप इसको बल्ब की तरह मान के चलना, लाइट की तरह मान के चलना, एनालॉगी के बेसिस पे पढ़ना। एनालॉगी के बेसिस पे पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे मान लो हमसे कोई का एक शीट रखी हुई है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, आप इसको ये मत मानो। अभी मानो एक शीट पास हो रही है, रखी है उस पर, उससे लाइट पास हो रही है, तो उससे लाइट एनर्जी जा रही है, तो उससे लाइट फ्लक्स जा रहा है। समझे बच्चों? समझ रहे हो भाई? तो इससे ना, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स में, आपको समझने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान होगी। वरना अगर आप उसको चार्ज या फ्लक्स या फील्ड ट्रीट करोगे तो आपको समझने में काफी दिक्कत होगी। तो सिर्फ, क्यों अच्छे, क्यों? क्यों अच्छे, क्यों? नाम आ रहा है आपके पास? अच्छा, देखते रहो बच्चे, सब 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 ओम, सबके नाम आ रहे हैं क्या बच्चे? नाम आ रहे हैं सबके? मैंने तो यार देखे 4-5 बच्चे लिख रहे हैं यार, एक बच्चा तो था ही नहीं। नहीं कौन 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 लिख रहा था, देखो मैं बताता हूँ। एक एक ने, एक बार जिया ने लिखा था, एक बार ऋषभ ने लिखा था। हाँ, पकड़े गए बच्चे आज। आज आ, अभी 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 त्रिमनदीप ने लिखा था, एक बार दिशांत ने लिखा था। देख लो बच्चे, फंस गए। ओम, ओम, देख लो। ओम नहीं तो बताया बच्चे, ओम नहीं तो बताया है। अरे बच्चे देखो, सही है सब। और जो जो ये बच्चे होंगे ना, इनको पता भी नहीं चल रहा होगा नाम आ रहे हैं, क्योंकि फोन पे यूज कर रहे हैं। दिख रहा है? चलो कोई नहीं बच्चे, अच्छी बात है ना। अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा मजा आएगा ना, देखते हैं, सामने दिखेगा। अरे, पकड़े गए बच्चे सारे। चलो। अच्छा, मेरे को लगता था एक बच्चा लिखता है। भाई ये थोड़ी पता था सारे के सारे लिखने बैठे हुए सब मजे ले रहे हैं। चलो अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चे कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। हम कौन से गुनाहगार मान रहे हैं बच्चे, हमने कोई सजा थोड़ी दे दी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मौज मस्ती चलती है, ज्यादा नहीं चलती, थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए लाइफ में। अब वैसे क्लासरूम में मजे तो लेते ही हैं, अब यहाँ बोर होते रहोगे क्या? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक। ओम कौन लिख रहा था? ये राज ही राज रह जाएगा बच्चे, ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ई, ए और कॉस थीटा। अरे अच्छे इधर देखो, ई, ए कॉस थीटा। नहीं बच्चे, राज ही राज रह जाएगा, क्योंकि 3-4 बच्चे लिख रहे हैं ना, एक लिख रहा होता तो पता भी चल जाता। चलो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई, ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई, ए कॉस थीटा। तो जैसे मैंने आपको लाइट का फ्लक्स समझाया था, जैसे मैंने आपको लाइट का फ्लक्स समझाया था, ऐसे ही चार्ज का भी फ्लक्स होता है। जब जब जैसे चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज रखा हुआ है और कोई उसकी वजह से फील्ड है आसपास जा रही है,
और ये शीट रख दी आपने, तो शीट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस, ई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया कितना है, थीटा एंगल। अब बात यहाँ पे की जाती है थीटा किसके बीच का एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पर पहली बार हम एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है एरिया वेक्टर। आज तक बच्चों ने एरिया पढ़ा होता है, बट आज के बाद आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी, उसका नाम होगा एरिया वेक्टर। क्या होगा उसका नाम, एरिया। बचपन बचपन से हम एरिया के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम जब एरिया के बारे में पढ़ते थे तो हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी मानते थे, बट बच्चों आज नहीं, आज आप एरिया की डायरेक्शन भी लोगे। तो कैसे ली जाती है एरिया की डायरेक्शन, मान लो ये कोई एरिया है ऐसे, इसकी डायरेक्शन जो लेते हैं वो उसके परपेंडिकुलर ली जाती है ऐसे। ये अगर ये एरिया है तो ये जो होगा एरिया वेक्टर होगा। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया, हाँ अच्छे, देखो एरिया वेक्टर एरिया ही होता है, बट उसकी डायरेक्शन जो होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर ली जाती है। इसमें कोई रूल नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर क्या रीजन है, एरिया की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ही क्यों लेते हैं। जैसे ये एरिया एक प्लेन दिख रहा है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने क्या लिया, उसके 90 डिग्री बनाते हुए, ये 90 डिग्री होगा इसमें एंगल, दिखा देते हैं। ये एंगल होगा यहाँ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री बनाते हुए, समझे। तो अब इसका कारण क्या है 90 डिग्री वगैरह, इसका कोई कारण नहीं है, सारी मैथमेटिकल चीजें हैं यार। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजों का ऐसा कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ बोला जाता है उसको। तो अब, बट देखो बच्चों, हाँ बोलो बोलो बच्चों बोलो। अभी बताते हो बच्चे, एक मिनट एक मिनट देखते जाओ, पहले पहले। तो जैसे मान लो बच्चों, एक एग्जांपल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है। एक में शीट ऐसे रखी हुई है, एक में शीट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ऐसे। बताओ बच्चे, इसमें थीटा एंगल कितना होगा, इन दोनों में थीटा थीटा एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ। थीटा से नहीं लिया आपने, कितना कितना 90 और 0। अच्छा, पहली वाली फिगर में एरिया वेक्टर किधर होगा, टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ बाहर की, बाहर बाहर आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा आपकी तरफ, बाहर आ रहा होगा। अब देखो, वैसे तो मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता बच्चे, इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, तो बट इसको देखो, सेकंड फिगर को देखो, इसमें ये, इसमें देखो, अगर इसमें जैसे हमने सेकंड फिगर में एरिया ऐसे बनाया है, एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर, समझे। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और इसमें कितना एंगल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। कैसे, देखो इसमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, स्क्रीन से बाहर आते हुए आपकी तरफ आ रहा होगा, आपकी तरफ बाहर आ रहा होगा। अब देखो अच्छा, यहाँ पर ये आपकी तरफ बाहर आ रहा होगा। जब देखो, देखो अच्छा, जैसे वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, अगर वो इनवर्ड आउटवर्ड होती है ना,
तो उसके लिए क्रॉस और डॉट यूज करते हैं। कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर अंदर जा रही हो उसके लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, और जो बाहर आ रही है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट। तो यहाँ जो फील्ड होगी वो क्या होगी, डॉट, बाहर की तरफ। और आपकी तरफ टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर निकलते हुए आ रही होगा, मतलब बाहर निकलता हुआ ऐसा एज्यूम करेंगे हम। तो अब ऐसा क्यों, अब देखो अच्छे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पूरा पुट करके। तो पूरा पुट करके वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, बोलो, जीरो। तो पहले केस में फ्लक्स जीरो और दूसरे में क्या हो जाएगा, ई कॉस जीरो। कॉस जीरो, पहले वाले में जीरो क्यों है बच्चे, एरिया, हमेशा एंगल एरिया और फील्ड का नहीं लेते हैं। देखो यहाँ एरिया और फील्ड का एंगल तो 90 बन रहा है, जैसे ये फील्ड है और ये, बट एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। सुनो बच्चे, फिर से रिपीट करते हैं। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का नहीं लेते हैं, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेते हैं। एरिया वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे ये एरिया है, ये एरिया अगर ऐसा है तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आते होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा। ये इसका, ये जो बॉडी है ये आपके स्क्रीन के प्लेन में, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब आपकी तरफ आ रहा होगा, समझे, समझे बच्चे, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा होगा। डॉट मतलब कि आउटवर्ड आ रहा होगा। तो इसमें अगर ये कॉस जीरो जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है बोलो, वन। कॉस जीरो कितना होता है, वन। अब क्वेश्चन में आंसर ये बताओ, पहले केस में फ्लक्स जीरो क्यों हुआ और दूसरे केस में फ्लक्स, दूसरे केस में पहले केस में फ्लक्स जीरो क्यों हुआ और दूसरे केस में फ्लक्स ये क्यों हुआ, मतलब फर्स्ट केस में फ्लक्स जीरो क्यों हो गया। क्योंकि पहले केस में कोई भी फ्लक्स पास करते हुए नहीं जा रहा, फील्ड प्लेन के पैरेलल में रखा हुआ है, पैरेलल में रखा हुआ है ऐसे, आज सिर्फ आगे पीछे से निकल जा रही है। देखो ये ये पहला केस है हमारे पास, मान लो। तो फील्ड ऐसे साइड से निकल जा रही है, ऐसे यूं टच करते हुए, और यहाँ पर बिल्कुल सामने सामने आमने सामने पूरा, उसके बिल्कुल अंदर से निकल के जा रही है फील्ड, समझे। तो फील्ड जा रही है तो फ्लक्स भी जाएगा अंदर से। जैसे मान लो ये एक टॉर्च है, आपने बिल्कुल पन्ना बिल्कुल सामने रख दिया इससे, ऐसे, तो सामने रख दिया तो इससे पूरी लाइट ऐसे पास होते हुए जाएगी, इससे पूरी लाइट ऐसे अंदर से क्रॉस करते हुए जाएगी, अंदर से निकलते हुए सारी लाइट। बट आपने इसको अगर 90 डिग्री बैंड कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब ये पन्ना ऐसे हो गया। अब अंदर से क्या जाएगी, साइड से लाइट जाएगी, समझे बच्चों, एजे से तिरछा कर दिया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे अपना हाथ लो, सीधा हाथ लो, और सीधे हाथ पे पेंसिल ऐसे यूं ऐसे जा रही है, पेन जा रहा है सीधे यूं, बट अगर हाथ को 90 डिग्री टेढ़ा कर दो, तिरछा कर दो, तो उससे नहीं, मतलब नहीं जा रहा है लाइट, समझे बच्चे। तो अब इस केस में फ्लक्स पास हो रहा है, इस केस में तो फ्लक्स पास हो रहा है फर्स्ट केस में, क्योंकि सारा फ्लक्स इसके थ्रू जा रहा है। बट इस केस में नो फ्लक्स पास, किनारे से फ्लक्स निकल रहा है। ये समझे नहीं समझे, बोलो बच्चे। अपने सामने एक्टिविटी कर सकते हो आप, जैसे एक कॉपी ले लो, अपने ठीक सामने रखो, उस पर लाइट मारो, पूरी लाइट पड़ती है, बट उसको फिर 90 डिग्री बैंड कर दो। तो जब 90 डिग्री बैंड कर दोगे तो लाइट उसके ऊपर सीधे सीधे नहीं पड़ेगी, समझे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। हाँ बच्चे, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। वैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं समझ सकते हो, आप लाइट के फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा जान सकते हो। अब बात ये आती है फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। फ्लक्स की यूनिट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पता होनी चाहिए। क्या होती है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो न्यूटन
पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ फिर ये क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। समझे? चलो कुछ क्वेश्चन करोगे बच्चे, क्वेश्चन दे, क्वेश्चन देते हैं। एक काम करो बच्चे, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड वेट करना, क्वेश्चन निकाल के देते हैं। 12th, 12th। ये उठूंगा बच्चे। आ गया, मिल नहीं रहा यार, बुक्स, फिजिक्स, PSC 12। खोलिए बच्चों, 1 मिनट बुक। शेयर कर रहा हूँ बच्चे, न्यू शेयर बुक। दिख रहा है? यार इसमें क्वेश्चन निकाल दिए लग रहा है। हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन 11th। कर लो बच्चे, जल्दी करो। 3 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को। ये NCERT के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। हो गया, हो गया, हुआ भाई, आंसर आ गया। चलो चाहिए 1-2 मिनट दे देते हैं, बाकी सब कर ले। देखते हैं बच्चे, एक्स वाई जेड प्लेन ड्रॉ कर सकते हो?
चलो देखो देखो, 1-2 मिनट दे देते हैं, अच्छे देखते हैं कितना कर रहे हैं बच्चे बाकी। 30 और 15 देखते हैं, अच्छा चलो। तब तक मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, तब तक मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। 3 × 10 की, 3 × 10 की। अच्छा ये 3 × 10⁻³ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। करें भाई चलो। लो, आ गए स्क्रीन पे वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है बोलो? 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या दे रखा है? स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एरिया है जो कि किस प्लेन में रखा हुआ है? वो एरिया रखा हुआ है हमारे पास वाई जेड प्लेन में। तो भाई पहले तो यार ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा, कैसे करें क्या करें। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये होता है जेड कोऑर्डिनेट। अब आपको प्लेन समझना पड़ेगा, प्लेन्स कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, हम अलग अलग कलर से अलग अलग प्लेन्स को दिखाएंगे अभी आपको। ये जो प्लेन हुआ नीचे वाला, ये वाला प्लेन, बॉटम वाला जमीन, शाबाश बच्चे, ये हुआ एक्स जेड प्लेन। ठीक है। अच्छा, ये वाला प्लेन कौन सा होता है? दूसरा वाला, ये वाला प्लेन कौन सा होता है? बोलो। वाई जेड, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बन रहा है ना, तो इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन। और हमारा आखिरी और कीमती प्लेन जो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्लेन कौन सा हुआ है? ये वाला प्लेन जो हुआ, ये हुआ वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन हुआ, ये वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन कैसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ एक तरीके से यूं। अगर आप देखो दोबारा से, ये फिगर अच्छी थोड़ी सी वैसी सी है, ऐसे से ऐसा प्लेन हुआ वाई जेड, ऐसा प्लेन हुआ ये। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये प्लेन हुआ हमारा वाई जेड प्लेन, इसे कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है? आई में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें कैसी सी फिगर दिखेगी? ऐसी सी फिगर दिखेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है और प्लेन वाई जेड है, तो इसमें एंगल कितना बनेगा? अब देखो बच्चे, इसमें क्या हुआ, जो अगर अगर आप देखो तो जो वाई जेड प्लेन होता है वो आई के परपेंडिकुलर होता है। जैसे जैसे प्लेन है, अब इसके इसमें जो प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इस टाइम पे। बट हमें जब फ्लक्स निकालना होता है तो हम लगाते हैं ई ए कॉस थीटा। तो हमें एंगल, यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं, कहते हैं सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सर, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री लेंगे एंगल या नहीं लेंगे? एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में नहीं होता भाई, एरिया वेक्टर के बीच में होता है। एरिया इधर है, एरिया अगर ये है तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगा इधर। अब एरिया वेक्टर अगर एरिया के परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है राइट साइड, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री नहीं बना, क्या बना? जीरो बनेगा। तो 90 नहीं हुआ, ये क्या हुआ? जीरो हुआ। समझे? तो यहाँ ई ए cos थीटा पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है वो पुट कर देते हैं हम, 3 × 10⁻³ 3। एरिया कितना दिया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कितना होता है? कोई बताएगा?
देखो सीखो बच्चों, सीखो सीखो। पहले सीखो, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² मीटर होते हैं, ये पता है आपको? वन। हाँ हाँ बच्चों भाई, 1 सेंटीमीटर में कितने? 1 सेंटीमीटर में, पहले सीखो बच्चे, ये समझ में आया, 1 सेंटीमीटर में 10⁻²। इधर देखो बच्चे, 10⁻² मीटर होते हैं। अगर दोनों का स्क्वायर कर दे, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10⁻⁻⁴, और ये मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा। नॉर्मल वैल्यू और स्क्वायर वैल्यू वैल्यू में फर्क होता है। स्क्वायर में ये अलग होता है। वैसे 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है, बट सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 10⁻⁴ आ जाता है। और यूनिट वही आ जाएगी। और एंगल कितना हो जाएगा, cos 0, cos 0 1 हो जाएगा ये। cos 0 1 होता है बच्चे, cos 0 0 नहीं होता। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 × 10⁻⁻⁴। और ये क्या हो जाएगा, 30 × 10 का मतलब 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चे, ये आ गया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नॉर्मल ऑफ प्लेन मेक 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है यार, बहुत जरूरी है। नॉर्मल ऑफ प्लेन मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ दे रखा है। देखो बच्चों, इसके अंदर एक चीज जानना जरूरी है। क्या कर रहे हो बच्चे? हाँ, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। कौन है ये बच्चा? आवाज भी आ जाती, आवाज भी आ जाती है अच्छी इसमें तो, आवाज भी सुनाई देती है। किसकी आ रही है पता नहीं, वो फीचर कहाँ गया? ये क्या हुआ? अरे बंद हो गया। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि नॉर्मल ऑफ प्लेन मेक 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। नॉर्मल ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का 90 डिग्री, प्लेन का 90 डिग्री। नॉर्मल ऑफ प्लेन का मतलब कि प्लेन का 90 डिग्री मतलब कि एरिया वेक्टर। समझे बच्चों, ये नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। नॉर्मल ऑफ प्लेन मतलब एरिया वेक्टर किसके साथ बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस में, एक्स एक्सिस में। तो अब यहाँ पर क्या है, आप फॉर्मूला लगाओगे फ्लक्स का, तो ई ए कॉस थीटा लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ई की जगह ई आ जाएगा, ए की जगह ए आ जाएगा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो हम आपसे एक चीज पूछते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा ना होता, लेट अस टेक क्वेश्चन ये होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड एरिया में 60 डिग्री का एंगल है, तो क्या एंगल लेते फ्लक्स में? बोलो भाई बोलो। हम्म, नहीं। दोबारा रिपीट कर रहे हो बच्चे। देखो बच्चे, अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया में 60 डिग्री। शाबाश बच्चे शाबाश, बाकी को सोचने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल 60 डिग्री है। देखते हैं बच्चे, अभी सोचो उसके बाद। हम्म, दिखाएं? देखो बच्चे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल नहीं, एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए होता है। ये तो एरिया एरिया के साथ एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। देखो ये मान लो, देखो बच्चे, ये देखो, जैसे मान लो ये एरिया है, ये टॉप व्यू है। देखो बच्चे, ये है टॉप व्यू, एक एरिया है। टॉप व्यू समझ में आ रहा है बच्चों?
टॉप व्यू समझ में आ रहा है? हर चीज के अलग अलग व्यू होते हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। मान लो ये एरिया ऊपर से ऐसा दिख रहा है, किताब है, किताब के ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगी किताब? ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये एरिया है मान लो, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब किताब के ऊपर से देखोगे तो किताब पतली सी दिखेगी, किताब ऊपर से रेक्टेंगल सी दिखेगी, पतली सी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान फील्ड है। तो इसमें क्या रखा है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री का एंगल है। क्या ये वाला एंगल लेंगे? नहीं, ये वाला एंगल ही लेंगे। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इस ऐसे, यहाँ एरिया वेक्टर होगा, ध्यान रखना, ये एरिया वेक्टर होगा। समझे? टॉप व्यू है, समझ में आ रहा है? जो टॉप व्यू, किताब, किताब फ्रंट व्यू से ऐसे दिखती है, फ्रंट व्यू, ये होता है फ्रंट व्यू। टॉप व्यू कैसा होता है? ऐसी मोटी सी दिखती है, यूं, ऐसी सी दिखती है टॉप व्यू। साइड व्यू कैसे दिखती है? इसे कहते हैं टॉप व्यू। साइड व्यू कैसे दिखती है? ऐसी सी दिखती है, किनारे से, ठीक है। तो टॉप व्यू है, समझे? तो ये हमें एंगल कौन सा लेना है? हमें ये लेना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 90 डिग्री होगा, पूरा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, समझे? तो यहाँ हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ई ए कॉस 30 लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो और जल्दी जल्दी अब चीजें करते हैं। तो अब देखो अच्छा, ध्यान से सुनते जाओ। क्या है, मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्फेयर है, सॉरी, एक क्यूब है। ये क्यूब है हमारे पास, इसमें फील्ड जा रही है और बाहर आ रही है। मतलब ऐसे जा रही है, यहाँ यहाँ से जा रही है बाहर, अंदर जा रही है, फिर यहाँ से बाहर आ जा रही है। समझ रहे हो बच्चे? और यहाँ जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है। मतलब यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब वो होता है जो डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो। अब पूछा जाए कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। बस बच्चे ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इ- इस इससे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें क्या होता है, कुछ फ्लक्स आ रहा है, कुछ जा रहा है। देखो यहाँ से फ्लक्स आ रहा है, एक साइड से फ्लक्स आता है और एक साइड से जाता है। ये देखो यहाँ से हम ले लेते हैं, इस साइड से फ्लक्स आ रहा है, इसमें फ्लक्स आ रहा है, दिख रहा है, और इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, जा रहा है। अब देखो बच्चों, फिजिक्स में आते हुए फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं और जाते हुए फ्लक्स को नेगेटिव। जैसे मान लो अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो प्रॉफिट, और जा रहे हैं तो क्या हुआ, लॉस हुआ। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। तो आता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव और जाता हुआ फ्लक्स फ्लक्स नेगेटिव। अब उसका कारण क्या है, देखो अच्छा कारण भी बता देते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक क्यूब बना के दिखाते हैं आपको ढंग से। ये क्यूब है ऐसे, तो क्यूब में ना बाकी सारी डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन का मतलब है, क्योंकि एक डायरेक्शन से आ रहा है, एक डायरेक्शन से आ रहा है। अलग अलग डायरेक्शन में एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा आउटवर्ड, यहाँ एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा इधर, ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर होगा, नीचे एरिया वेक्टर नीचे होगा। समझ रहे हो? हर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर कैसे कैसे होगा? हर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन से बाहर की तरफ होगा, ठीक है, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड 90 डिग्री पे। अब क्या है कि जैसे फील्ड आ रही है, यहाँ से फील्ड आ रही है, यहाँ से फील्ड ऐसे आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, यूं जा रही है और यूं बाहर आ रही है। तो जहां से फील्ड आ रही है, देखो बच्चे, तो सबसे पहले उस सरफेस को देखो जहां से फील्ड आ रही है। उस सरफेस के बारे में आप देखोगे, उस सरफेस को देखो, तो वहां फील्ड तो बाहर की, एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ दिख रहा है। देखो इस सरफेस को देखो, इस सरफेस को देखो, पहले सरफेस को देखो जहां आ रही है, एरिया वेक्टर तो यहाँ बाहर की तरफ है और फील्ड अंदर की तरफ है। दोनों में एंगल कितना बन गया, एक 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जब बाहर जहां जा रही है वहां क्या बन रहा है, वहां दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, क्योंकि फील्ड भी राइट साइड है और एरिया वेक्टर भी राइट साइड है। तो अगर आप
लगाओगे फॉर्मूला इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए, तो अगर फ्लक्स इनसाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, और क्योंकि 180 एंगल बन रहा है जब अंदर आ रहा है, कॉस 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए, कॉस 180 -1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और जबकि, हाँ बोलो बच्चे। वो बच्चे अभी वो अलग अभी टॉपिक है, अभी हम उस पर नहीं आए हैं, तो अभी अभी रुक जाओ, अभी इस पे इसको देखो। ठीक है, ये आ गया। और जो जाता हुआ फ्लक्स है उसमें 0 डिग्री एंगल बना, ये आउटवर्ड है, और वो इनवर्ट था, पहले वाला इनवर्ट था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, cos 0 1 होता है, तो ये ई ए हो गया। तो नेट फ्लक्स जो होता है बच्चों, जो नेट फ्लक्स होता है वो इनवर्ड प्लस आउटवर्ड दोनों फ्लक्स को ऐड करने के बाद आता है। तो ये क्या हुआ, माइनस ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, सर ऐसा क्यों, नेट फ्लक्स 0 क्यों हुआ। देखो बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बैंक में एक बंदा जॉब करता है, उसके पास कुछ पैसा आता है, वो लेता है और जमा कर देता है, बैंक को दे देता है। तो जो डिपॉजिट मैंने किया, क्या वो बैंक वाले बंदे का हो गया या बैंक का हुआ, वो पैसा बैंक का हुआ। तो उसने कुछ लिया और कुछ दे दिया, पर उसका कुछ नहीं है उसमें से। तो इसलिए नेट फ्लक्स 0 हुआ, क्योंकि यहाँ फ्लक्स आया, जितना आया उतना गया। क्या इसने कुछ खुद कुछ कंट्रीब्यूशन किया, नो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कुछ आया कुछ गया। क्या उसने कोई कंट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से या नहीं किया, बोलो भाई बोलो, बोलो। उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसका अपना फ्लक्स 0 था। जो फ्लक्स आया वो गया, उसका खुद का फ्लक्स क्या था, 0 था। टोटल फ्लक्स क्या हुआ, 0 हुआ। तो अच्छा, ये हमारा केस आता है यहाँ पर कि एक एक क्यूब में फील्ड आ रही है, फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स जा रहा है, बट यहाँ पर उसका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसने खुद कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं किया अपनी तरफ से, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, 0 हुआ। बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। अब रही बात, ये कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कितनी क्लास चलेगा, तो 2 क्लास तक के आसपास का टॉपिक है बच्चों, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म होने वाला है जस्ट। तो ठीक है बच्चों। हाँ हाँ बच्चे सब करेंगे यार, न्यूमेरिकल वैसे साथ में तो पढ़ा तो नहीं न्यूमेरिकल अभी आपको, इवन क्या है। हाँ हाँ कराएंगे, अच्छे सब करा देंगे, हर संडे संडे तो न्यूमेरिकल की क्लास होनी होनी ही है ना, हार्ड वाली तो। ठीक है, तो बच्चे खत्म करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, और गॉस गॉस थ्योरम पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट, बाय।